हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अप्सुता चौधरी और आज से हम साथ मिलकर सीखेंगे होम्योपैथी को एक आसान और समझदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आई एम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। सो पिछले वीडियो में हम लोग लॉजिक के बारे में पढ़े थे। आई होप वो सब आप लोग भूल नहीं गए होंगे। अगर भूल गए हैं तो लास्ट वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। तो लॉजिक में दो टाइप के लॉजिक थे, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। मोस्टली इन होम्योपैथी वी ऑब्जर्व इंडक्टिव लॉजिक इन मोस्ट केसेस। इंडक्टिव लॉजिक में क्या था, पर्टिकुलर फैक्ट्स बहुत सारे थे, उसमें से हम एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन निकालते थे। लाइक रामा इज इंटेलिजेंट, ही इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, सीता इज इंटेलिजेंट, शी इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट। उससे हम जनरलाइज्ड कंक्लूजन निकाले कि ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। वैसे तो बार्थ ऑफ होम्योपैथी और इंडक्टिव लॉजिक के बीच में एक कनेक्शन है। उसमें क्या कनेक्शन है वो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन। हानीमन कोलन मेट्रियोमेडिका जब ट्रांसलेट कर रहे थे, डॉक्टर कोलन के ट्रीटाइज ऑन मेट्रियोमेडिका जब ट्रांसलेट कर रहे थे, उसमें लिखा था कि सिंकोना बार्क मलेरिया ट्रीट कर सकता है ड्यू टू इट्स बिटरनेस। बट वो तो अपने आप ऐसे ट्रांसलेट करके लिख देते कि उन्होंने क्यों सोचा। अगर सोचा नहीं होता, अगर वो ऑब्जर्व नहीं किए होते, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किए होते, तो आज होम्योपैथी का डिस्कवरी नहीं हुआ होता। नेक्स्ट आता है करेक्ट इंटरप्रिटेशन। तो हनीमन कन्विंस थे कि मलेरिया, सिंकोना बार्क मलेरिया इसीलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में, हेल्दी ह्यूमन बॉडी में मलेरिया लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए वो मलेरिया को क्योर कर सकता है। तो उससे अगर वो हनीमन करेक्टली इंटरप्रेट नहीं करते तो उधर से वो एक कंक्लूजन नहीं निकाल पाते कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में एक नॉर्मल कुछ मेडिसिन हम देंगे, अगर उसमें कुछ हेल्दी ह्यूमन में जो चेंजेस आएगा, अगर डिजीज पर्सन में सेम सिम्टम्स हैं तो उसे भी सेम मेडिसिन देंगे तो वो क्योर हो सकता है बोल के वो करेक्टली इंटरप्रेट किए थे उसे। देन रेशनल एक्सप्लेनेशन। हैनीमन से पहले भी हिपोक्रेट्स, पैरासेल्सस, स्टाल, इन्होंने लॉ ऑफ सिमिलिया का यूज़ किया था, लेकिन बहुत रेयरली यूज़ किया था। बट वो उसे प्रूव नहीं कर पाए थे, वो मेडिसिनल सब्सटेंस के ऊपर उसे अप्लाई नहीं कर पाए थे। बट हैनीमन क्या किए, खुद पे ही वो मेडिसिनल सब्सटेंस बहुत सारे ड्रग्स खुद पे प्रूव किए थे। उससे जो रिजल्ट निकला उसके ऊपर मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करके पूरा उसका स्टडी करके रखे थे। इवन लोगों पे भी धीरे धीरे प्रूफ करना शुरू किए। उसके बाद जाके वो कंक्लूजन पे निकले कि ड्रग्स वही डिजीज़ क्योर करते हैं जिनके पास जो कैपेसिटी रहता है कि वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में सेम सिम्टम्स रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये लेटर ऑन हमारा लॉ ऑफ होम्योपैथी बन गया। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। वी नो कि लॉजिक एक ऐसा चीज़ है जिसमें साइंटिफिक व्यू रहना चाहिए। विदाउट साइंस देर इज़ नो लॉजिक, विदाउट लॉजिक देर इज़ नो साइंस। सो हैनीमन क्या किए थे, हैनीमन ने बोला था कि मेडिसिन क्योर डिजीजेस बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस सिमिलर डिजीज इन हेल्दी इंडिविजुअल। 6 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद जाके 1796 में हैनीमन ने पहली बार होम्योपैथी के ऊपर ऐसे लिखा। ऐसे ही हैपाजेडली हवा में उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, इतना एक्सपेरिमेंट किए थे वो ज़िंदगी भर में। तो पहली बार लिखा था इन 1796 एन एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर एसेटेनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल्स। देन होम्योपैथिक प्रैक्टिस में हम लॉजिक किधर किधर यूज़ करते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। पेशेंट जब आता है हमें बहुत सारा सिम्टम्स बता के जाता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बहुत फ्यू रहते हैं, बहुत कम रहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। और उससे फाइंड करने में फिजिशियन का लॉजिक यूज़ होता है कि कौन सा सिम्टम्स, इतने सारे सिम्टम्स जो वो बताता है, सब कुछ को तो हम टोटलिटी में ऐड नहीं कर सकते ना। फ्यू कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को लेके हम लोग सिमिलर मेडिसिन चूज़ कर सकते हैं ना। तो वो पर्टिकुलर सिम्टम्स को चूज़ करने में हमें लॉजिक यूज़ करता है, मतलब हम लोग लॉजिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स। लॉजिकली अगर डिजीज़ को हम लोग डिजीज़ को पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स बोल सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल सिम्टम को हम लोग पूरा एक डिजीज़ नहीं बोल सकते। अगर एक पेशेंट आएगा एक सिंगल सिम्टम बोलेगा तो वो तो और कुछ सिम्टम वो बता नहीं पा रहा है, तो वो तो वन साइडेड डिजीज़ वाला केस हो गया। वो तो अलग ही टॉपिक है, बाद में वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंगल सिम्टम्स को लेके हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को लेके हम लोग डिजीज़ का डायग्नोज कर सकते हैं। तो
ये होता है पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स। जैसे कि एक सिंगल सिम्टम के ऊपर हम लोग होम्योपैथी रिमेडी नहीं दे सकते, बहुत सारे सिम्टम्स को लेके उसे मेट्रामेडिका के साथ कंपैरिजन करके एक सिमिलर मेडिसिन हम लोग देते हैं। नेक्स्ट, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। टोटलिटी में हम ये तो पता ही होगा आप सबको कि न्यूमेरिकल टोटलिटी, जितना भी सिम्टम्स आके पेशेंट बताता है सब कुछ टोटलिटी में नहीं जाएगा। फ्यू कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, PQRS सिम्टम्स ही हम लोग टोटलिटी में ऐड करते हैं। तो इसमें फिजिशियन अपना लॉजिक यूज़ करके कौन सा सिम्टम्स डायग्नोस्टिकली मोर इम्पोर्टेंट है, कौन सा वो पर्सन को इंडिविजुअलाइज करता है, मतलब उसका अनकॉमन सिम्टम, पिक्यूलियर सिम्टम, वो फिजिशियन अपने लॉजिक के हिसाब से चूज़ करके ही डाल सकता है। तो नेक्स्ट आता है इंडिविजुअलाइजेशन। पेशेंट को इंडिविजुअलाइजेशन करने के लिए 2-3 स्टेप्स चाहिए। पहले तो पेशेंट का एग्जामिनेशन, जैसे कि किधर हो रहा है उसका, अगर समझ लो कि बुखार है, बुखार के लिए तो बहुत सारे मेडिसिन है, तो हम लोग कैसे देंगे पेशेंट को मेडिसिन? तो बुखार में उसे पूछेंगे कि हाँ फीवर कब ज़्यादा हो रहा है, फीवर के बाद जो स्वेट होता है वो कब हो रहा है, कौन से टाइम पे पसीना ज़्यादा आ रहा है, कौन से टाइम पे प्यास लग रही है या नहीं, फ्रेश फील कर रहे हो या कुछ ज़्यादा वीक लग रहा है। सब कुछ पूछने के बाद जाके उसका लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कब ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, सब कुछ पूछने के बाद हम लोग मेडिसिन देते हैं। तो और सेकेंड स्टेप ये है कि हम उसके जो जितना भी सिम्टम उसने बताया उसको मेट्रामेडिका के साथ कंपेयर करते हैं, और थर्ड स्टेप में मोस्ट सिमिलर मेडिसिन चूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है द आर्ट ऑफ जनरलाइजेशन। जितना भी सिम्टम्स पेशेंट बोलता है वो हम लोग डाटा कलेक्ट करके रखते हैं, केस टेकिंग करके रखते हैं। उससे एक फिजिशियन को एक लॉजिकल जजमेंट पास करना होता है, लॉजिकल एक डायग्नोसिस पे पहुंचना होता है, वो उसमें भी इंडक्टिव लॉजिक का यूज़ होता है। नेक्स्ट, जनरलाइजिंग द मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट। वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इसमें बहुत तकलीफ़ होती है उसे चूज़ करने में, और बहुत इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। तो इन केस ऑफ नर्वस एंड मेंटल डिजीजेस उससे फिजिशियन को एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट और लॉजिशियन होना पड़ेगा, तभी जाके वो पेशेंट से मेंटल सिम्टम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कॉजेशन। तो एवरी डिजीज हैज़ अ कॉजेटिव फैक्टर। सो हम होम्योपैथी में हम लोग क्या बोलते हैं, इफ़ यू रिमूव द कॉज देन द इफेक्ट ऑफ द कॉज इज ऑल्सो रिमूव्ड। लाइक जो डिजीज सिम्टम्स जो आया है वो भी रिमूव हो जाएगा, लाइक इन एफोरिज्म 17। So homeopathic treatment is aimed at the removal of the remote miasmatic cause of disease and not the proximate cause like bacteria. Proximate cause मतलब जो prima causa morbi as एलोपैथिक फिजिशियन जो फॉलो करते हैं कि बैक्टीरिया एंड वायरस एज द रियल कॉजेस, जो हम लोग वो नहीं फॉलो करते। Mere mechanical comparison of the totality of the case with that of the drug picture of मेट्रामेडिका is not sufficient. अगर सिर्फ हम लोग कंपेयर करेंगे केस टोटलिटी के साथ मेट्रामेडिका को कंपेयर करेंगे, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। हमें डिजीज़ के कॉज के बारे में और उसका पेशेंट का पूरा इंडिविजुअलाइजेशन, उसका साइको एनालिसिस सब कुछ करने के बाद जाके ही हम एक सक्सेसफुल होम्योपैथिक मेडिसिन उसे प्रेस्क्राइब कर पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडक्टिव लॉजिक एंड हिज रिलेशन विथ होम्योपैथी। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। For more such type of content, kindly like, share, comment and subscribe to this channel. Thank you for watching.